Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. You have sent me the problems of question number 9 in your question paper half yearly examination. Accounting equation. बेटा एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय आप उस फैक्टर के ऊपर ध्यान दें कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है किस फैक्टर को प्रभावित करता है। नाउ पे योर काइंड नोटिस व्हाइल द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस जस्ट व्हाट्स द फैक्टर अफेक्ट्स द particular transactions, which item? Remember, this one is the fact. अगर जो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारा किस चीज में क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। कभी कभी समटाइम्स only increasement in some assets and decreasement in assets also, that is given, only one side affected. तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स सोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, showing the equality between both the sources and sources of finance, my dear. ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो संसाधन हैं और उनसे वित्त जो हम क्रिएट करते हैं, जो वित्त पोषण होता है, उन दोनों के बीच इक्वलिटी है कि नहीं। ये चीज आप बी प्रैक्टिकल, यदि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर के आप क्वेश्चन का सलूशन बनाते हैं कि जैसे आप अकाउंटेंट हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आप इसका फार्मूला भी जानते हैं बहुत बेहतर ढंग से। फार्मूला होता है आपका कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल बहुत सारे बच्चे वो आप लोग पूछते हैं कि ये तो ओनर ने कैपिटल लगाया हुआ है और ये क्या है, ये कैसे सर, ये तो हमारी पूंजी है तो हमारी एसेट्स होनी चाहिए, ये क्यों लायबिलिटी माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द गैप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, कन्वेंशंस होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड है उसका 25 और 26 और जो हमारा अकाउंटिंग एजम्पशन है सेपरेट एंटिटी एजम्पशन, मतलब जो बिजनेस है और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग देखा जाता है, इसे अलग अलग माना जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंडक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ whether that is given individuals or for the development of accounting, that is called the accounting principle. तो इस तरह से जब ये सारी चीजें जो थियरी हैं आपके मस्तिष्क में कंप्लीट रहेंगी, बेस रहेंगी, इसका आपको पता रहेगा, तभी आप कोई सलूशन बना पाएंगे और प्रैक्टिकली कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूं, पहले इस बात का ध्यान दीजिए। 9 पढ़ रहा हूं, क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जो निम्नलिखित ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, लेन देन किया गया है व्यवसाय के द्वारा, इसके आधार पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो आप यहां पर बोर्ड आप देख रहे हैं A इक्वल टू, यहां पर आपने लिख दिया L प्लस C। थोड़ा हमको दौड़ना पड़ेगा बोर्ड से बोर्ड तक, आप ध्यान देते रहेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस, कैलाश स्टार्टेड बिजनेस विद गैस। कैलाश स्टार्टेड बिजनेस विद
कैश, मतलब आप कैलाश एक ओनर है बिजनेस का और वो पैसा लगा रहा है, तो उसके पास कैश कितना है करंट एसेट्स में, तो आपने यहाँ पर कैश लिख दिया। पहला ट्रांजैक्शन लिखा जाता है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, कैश लिखा आपने और प्लस ऐसे कर दिया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो इधर आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, आप यही गलती की है, केवल वैसे जोड़ घटा दिए। मैं आपको यहां पर समझाने के लिए, कैश कितना है बेटा 5 lakhs। According to the accounting principle, whatever the money or cash or goods invested by the owner in the business, that is called the capital। तो वो पूंजी हो गई, उस बिजनेस फर्म के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट किया कैलाश ने, तो कैलाश ओनर हो गया और बिजनेस का जो नाम हो वो ओनर्स की इक्विटी हो गई, मतलब लायबिलिटी बिजनेस के लिए हो गई 5 लाख कैपिटल के। तो यहां पर लिखा आपने 5 लाख। अब देखो दोनों साइड पर न्यू इक्वेशन, आप दूसरा ट्रांजैक्शन आप करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम सिद्धार्थ पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। अब आप बिजनेस के लिए आपको एक बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है बेटा, तो बिल्डिंग खरीदते हैं जब, तो बिल्डिंग खरीदने के बाद आपको क्या हुआ, आपके पास पैसा तो है नहीं, 10 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, तो आपने लोन फाइनेंस करवाया, तो लोन का मतलब कर्ज, आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो लायबिलिटीज हो जाएगा वो। आप यहां पर कैश में कोई प्रभाव पड़ा नहीं, कोई प्रभाव नहीं, आपने यहां पर 0। एक नई संपत्ति आपका बिजनेस में बन के तैयार हो रही है एसेट्स, तो वो यहां पर लिखिए बिल्डिंग। ये चलिए बिल्डिंग हो गया बेटा। अब बिल्डिंग कितने की है 10 लाख। अब ये बिल्डिंग कहां से आई, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इसका, तो आपने एसबीआई से लोन लिया ना, तो एसबीआई से जब लोन लेंगे तो हम लोन में डालेंगे, इस लायबिलिटी हो जाएगी हमारी। यहां पर लिखिए आपने लोन, ये कर्ज हो गया हमारे ऊपर, यहां पर लिखिए 10। अब न्यू इक्वेशन होगा, इसको ऐसे लाइन बनाएंगे, आप खींचेंगे तो न्यू इक्वेशन होगा 5 लाख रुपए कैपिटल का आपका है, और उसके बाद लोन 10 लाख इक्वल टू आपके पास इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आप देखेंगे 5 लाख रुपए आपके पास नगद है और 10 लाख की बिल्डिंग है, और वहां पर 10 लाख रुपए कर्ज है और 5 लाख की पूंजी, दोनों साइड पर। इसे यहां पर लिख देंगे न्यू इक्वेशन। चलिए भाई तीसरा ट्रांजैक्शन करते हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का आप क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। किस चीज का इंस्टॉलमेंट, जो आपने कर्ज जो फाइनेंस करवाया है एसबीआई से, वो 2 लाख, और 20,000 रुपए आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उस पर ब्याज के साथ दे रहे हैं। तो आपका पूरा कैश कितने से कम हो रहा है, 2,20,000। तो यहां पर लिखिए -2,20,000। बिल्डिंग आपकी 10 लाख की खड़ी ही है, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं। अब यहां पर लोन आपने 2 लाख का इंस्टॉलमेंट भर दिया है, तो -2 लाख। अब 20,000 से आपका ये खर्च है, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो 20,000 से आपकी पूंजी भी कम हो गई, -20,000। अब आ जाएंगे, ये देखें
ये आपका नया इक्वेशन तैयार हो रहा है। आपके पास कैश बच रहा है 2,80,000, बिल्डिंग आपकी 10 लाख की है। इधर आपका लोन हो गया 2 लाख इंस्टॉलमेंट का चला गया तो 8 लाख हो गया। और कैपिटल आपका चूंकि खर्च ब्याज आप हो दिए हैं तो आपका हो गया 4,80,000। 20,000 से आपकी पूंजी जब खर्च करते हैं तो आपकी पूंजी उससे कम होती है, अगर जो इनकम करते हैं तो पूंजी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब चौथा ट्रांजैक्शन है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम सिद्धार्थ ऑन क्रेडिट। सिद्धार्थ से आप माल खरीद रहे हैं और क्रेडिट का मतलब उधार खरीद रहे हैं, तो आपका एक क्रेडिटर पड़ेगा, एक लायबिलिटी और पड़ी, और संपत्ति आपके पास आई स्टॉक, तो यहां पर लिखिए प्लस स्टॉक का एक आपका कॉलम बढ़ गया। कैश में कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा तो जीरो, बिल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं। अब स्टॉक आपका कितने का आ रहा है देख लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख। अब ये जो उधार खरीदे हुए हैं इस पर भी कोई प्रभाव नहीं, तो यहां पर हो गया क्रेडिटर। अरे भाई जब आप सामान खरीद रहे हैं तो बाद में तो पेमेंट देना है ना, तो आप देख लीजिए ये हो गए 1 लाख के क्रेडिटर हो गया। कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई इनकम नहीं। आपका न्यू इक्वेशन हो गया 2,80,000 है बेटा, 10 लाख, 1 लाख का स्टॉक हो गया जो माल खरीदे हैं बेचने के लिए, और उसके बाद 8 लाख का आपका लोन है और 1 लाख के क्रेडिटर हैं, लेनदार हैं आपके, और 4,80,000 का इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद ये इक्वेशन चौथा। पांचवा देखें गुड्स रिटर्न टू सिद्धार्थ कास्टिंग 20,000, 20,000 का माल वापस कर दिया। किसको? जिससे आपने खरीदा था, तो कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और बिल्डिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बिल्डिंग से कोई संबंध नहीं। हम माल वापस जा रहे हैं 1 लाख का खरीदे हुए, तो यहां पर माइनस हो गया आपका 20,000। अब 20,000 का स्टॉक कम हुआ, उधार खरीदे थे तो 20,000 से हमारे क्रेडिटर भी कम होंगे। अरे भाई 80,000 का पेमेंट देते ना, सीधी सी बात। यहां भी जीरो, यहां माइनस 20,000, न कमाई न कुछ खर्चा, जीरो। मतलब 2 फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया 2,80,000 का कैश हो गया, 10 लाख की बिल्डिंग हो गई आपके बिजनेस में, और यहाँ पर 80,000 का स्टॉक आपके पास है माल बेचने के लिए, और 8 लाख लोन का है अभी, और यहाँ पर 80,000 के क्रेडिटर भी होंगे, और यहाँ पर 4,80,000 की कैपिटल। अब हमें छठा सोल्ड गुड्स कास्टिंग ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू रजनीश। रजनीश को आप 40,000 का सामान 50,000 में बेच रहे हैं, वो भी उधार, न कैश न आ रहा है न जा रहा है, तो कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, यहाँ जीरो, बिल्डिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं। अब 40,000 का सामान तो आपके पास से बिक रहा है, तो स्टॉक जो माल रखे हुए हैं वो 40,000 से कम होगा ना, यहाँ पर देखिए माइनस 40,000,
अब लोन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब आपके एक चीज और है, यहां पर उधार बेच रहे हैं तो जिनसे आपको भविष्य में पैसा लेना होता है उनको कहते हैं डेटर्स। मतलब ये पैसा मिलेगा ना तो 40,000 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 50,000 के आपके डेटर हो गए। लोन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अब 40,000 का सामान 50,000 में बेच रहे हैं आप, तो 10,000 का मुनाफा हुआ ना फायदा। तो हम जब फायदा कमाएंगे तो हमारी पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्लस 10,000, 10,000 से पूंजी बढ़ गई आपकी। 10,000 की कमाई करती है भाई, भले ही उधार की है, ये तो भविष्य में पैसा मिल रहा है। अब इसके बाद 2,80,000 प्लस 10 लाख की बिल्डिंग है आपके पास इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद, प्लस 40,000 का माल भी अभी बचा हुआ है, प्लस 50,000 के आपके डेटर हो गए, देनदार, जिनसे आप भविष्य में पेमेंट प्राप्त करेंगे, और 8 लाख लोन का भी आपके ऊपर है, और प्लस 80,000 रुपए अभी आपको भुगतान देना है। क्रेडिटर है आपके, देनदार। अब पूंजी आपकी अब 10,000 से बढ़कर के 4,90,000 इस ट्रांजेक्शन को कर देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आप बस प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होइए, ऐसे लगे जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और इस तरह से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अरे देखो, 10,000 का माल आप अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिए, ड्राइंग कर लिए बिजनेस से, तो 10,000 का माल आपका कम हो जाएगा। कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा बेटा, बिल्डिंग के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं, बिल्डिंग का कुछ नहीं ट्रांजेक्शन। हाँ, सामान आप 10,000 का ले रहे हैं तो 10,000, 40,000 का स्टॉक है, 10,000 माइनस हो गया, और प्लस डेटर के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं, 0। आपके लोन पर भी कोई प्रभाव नहीं, 0। आपके क्रेडिटर पर भी कोई प्रभाव नहीं, 0। और यहाँ 10,000 से आपकी पूंजी कम हो जाएगी। बाय बिजनेस से आप सामान निकाल ले रहे हैं, तो माइनस 10,000। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद आप देखेंगे कि आपका 2,80,000 का कैश है, 10 लाख की बिल्डिंग है, और 30,000 का अभी स्टॉक बचा हुआ है बेचने के लिए माल, और 50,000 के डेटर भी हैं, और उसके बाद 8 लाख का आपका लोन है, 80,000 के क्रेडिटर बचे हुए हैं, और पूंजी आपकी 10,000 से कम हो गई, 4,80,000। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, उसे फ्यूचर में प्राप्त करेंगे। तो ये क्या होगा? आपका एसेट हो जाता है ये भी। तो यहां पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट बाय, मतलब आप कमा तो लिए हैं लेकिन से आप अभी उसे प्राप्त नहीं किए हैं, तो भविष्य में प्राप्त करेंगे। तो फ्यूचर बेनिफिट के लिए जो भी चीज होता है उसे हम संपत्ति कहते हैं। आप यहां पर देखें 0, यहां भी 0, यहां भी कोई प्रभाव नहीं है, डेटर पर भी कोई प्रभाव नहीं है। अब एक
आपका आ गया कितना 5000। आपने अर्न किया हुआ है किसी चीज पर लेकिन सभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब चूंकि इसी साल का एक खर्च है, आपके लोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, 0। अब चूंकि ये 5000 तो कमाए हैं इसी साल का है, इसलिए 5000 से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 5000 प्लस 5000। अब न्यू इक्वेशन जो होगा साल के अंत में आपका 2,80,000 आपके पास कैश प्लस 10 लाख की आपके पास बिल्डिंग प्लस 30,000 आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, 50,000 के डेटर हैं, एक्रूड इंटरेस्ट 5,000 है जिसको आपने कमाया हुआ है, इस साल प्राप्त करेंगे। 8 लाख का आपका लोन अभी बाकी है भरना, 80,000 के क्रेडिटर हैं जिनको आपको पेमेंट देना होगा, पूंजी आपकी 4,85,000। इतना ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो जो एसेट्स है इसे एसेट्स कॉलम में रख देंगे टी शेप में, और जो लायबिलिटीज है उसे लायबिलिटीज कॉलम में रख देंगे। हेड आपके ऊपर लिखे गए हैं एसेट्स। जब उस तरह से इसी से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। आप लायबिलिटीज और एसेट्स लिखेंगे तो यहाँ पर कैश लिखेंगे आपका 2,80,000, बिल्डिंग आपका 10 लाख, जो स्टॉक होगा वो 30,000 का होगा, डेटर्स जो होंगे 50,000 और एक्रूड इंटरेस्ट आपका 5,000। लायबिलिटीज कॉलम में आपका लोन होगा 8 लाख, क्रेडिटर होंगे 80,000 के और कैपिटल होगी 4,50,000। दोनों साइड जब टोटल करेंगे तो वो आएगा इक्वल हो जाएगा बेटा। और कहीं आपका इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का सलूशन बनाते हैं। आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िए, इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन के साथ, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये कहां पर फोकस कर रहा है, किस हेड को हमारे ये किस हेड के ऊपर प्रभाव डाल